हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड अंजलि एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हमने बैटल ऑफ प्लासी को अच्छे से कवर कर लिया था और अब हम इस चैप्टर के इस वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है कंपनी रूल एक्सपेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज़ की अपने रूल को एक्सपेंड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंपनी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। तो फ्रेंड्स, पहले हम इनके मतलब जान लेते हैं जो ये वर्ड्स यहाँ यूज किए गए हैं। तो पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स यानी कि नीति संबंधी तरीके। तो ये तरीके जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देती है किसके लिए? अपने इन्फ्लुएंस को यानी कि अपने प्रभाव को फैलाने के लिए। एक्सटेंड मतलब होता है फैलाना। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ बक्सर के बाद यानी कि 1764 के बाद जो कंपनी है वो क्या करती है कि अपने एक एक रेजिडेंट को इंडियन स्टेट्स में अपॉइंट कर देती है। अब इसका करने के पीछे क्या कारण रहा था कंपनी का? कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है, और यहाँ पे जो इंडियन स्टेट्स थे तो ये वहां पे नजर रखवाती थी कि कोई भी राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहा है या फिर कोई वो रिवोल्ट करना तो नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो ये सब रोकने के लिए कि कोई भी राजा इस तरह की कोई चीज ना करे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि अपने एक एक रेजिडेंट को इन इंडियन स्टेट्स में अपॉइंट कर दिया। ठीक है, इनकी जो ड्यूटी हुआ करती थी वो इंडियन राजा जो भी थे उनके ऊपर नजर रखनी थी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है? कंपनी स्टार्टेड इम्पोजिंग सब्सिडायरी अलायंस। तो फ्रेंड्स, अब एक पॉलिसी आई है सब्सिडायरी अलायंस। तो इसको पहले समझते हैं। सब्सिडायरी अलायंस का मतलब क्या होता है? सहायक संधि। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आता है कि जब कोई राजा इस अलायंस को मान लेता है तो ब्रिटिशर्स उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर कोई और राजा उस राजा के ऊपर हमला करता है तो ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, बदले में इस राजा को क्या करना पड़ता है कि ब्रिटिशर्स को पूरे रिसोर्सेज उसे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, ये थी सब्सिडायरी अलायंस। तो सब्सिडायरी अलायंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि रिचर्ड वेलेस्ली फोर्स नवाब ऑफ अवध टू गिव हाफ ऑफ हिज टेरिटरी इन 1801। तो फ्रेंड्स, सब्सिडायरी अलायंस के अकॉर्डिंग जो रिचर्ड वेलेस्ली था ये गवर्नर जनरल था और इसने अवध के नवाब को फोर्स किया कि अब आपको अपनी हाफ टेरिटरी देनी पड़ेगी क्योंकि सब्सिडायरी अलायंस आपके ऊपर इम्पोज कर दी गई है। अब कब कर दी गई थी? 1801 में। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है कि हम पहले एक बार समझ लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब एक बार इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर ये था कौन। तो टीपू सुल्तान, पहले इसके रूलिंग टाइम देख लेते हैं। इसने कब से कब तक रूल किया था? 1782 से लेकर 1799 तक। ठीक है, ये हैदर अली का बेटा था। ठीक है, अब इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें मिल गया। ये हैदर अली का बेटा था और ये मैसूर का राजा बना था। और कब बना था? 1782 में बना था और 1799 तक इसने राज किया था। ठीक है, तो अब इसने क्या बड़ा काम किया? इन 1765, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 1785 है यहाँ। ठीक है, तो टीपू सुल्तान स्टॉप्ड ट्रेड विद द कंपनी। अब 1785 में टीपू सुल्तान क्या करता है कि कंपनी के साथ ट्रेड को रोक देता है। कैसे रोक देता है? अब उसके जो रूलिंग एम्पायर था वहां पे जो भी लोकल मर्चेंट्स थे वो उन्हें मना कर देते हैं कि अब आपको कंपनी के साथ कोई भी व्यापार नहीं करना है। अब फ्रेंड्स, ये अपना ही घाटा क्यों कराएगा? देखते हैं इसने आखिर ऐसा क्यों किया। ही एस्टेब्लिश्ड क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इन चैप्टर्स के स्टार्टिंग में बताया था कि यूरोप से सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड से ही नहीं आए थे ट्रेडिंग कंपनीज, बल्कि जो यूरोप के और देश थे यानी कि फ्रांस हुआ, डच हुआ, और वहाँ के लोग जैसे डच हो गए, पुर्तगीज हो गए, ठीक है, और फ्रेंच हो गए, तो ये सारे लोग जो थे ये भी ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में इंडिया में आए थे। ठीक है, तो फ्रेंच भी आई थी। तो इसने क्या किया कि कंपनी के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी करने के बजाय फ्रेंच के साथ अपनी क्लोज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, अब टीपू सुल्तान ने चार जो लड़ाइयाँ थी या फिर जो चार युद्ध थे वो लड़े थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ टीपू सुल्तान ने नहीं लड़े, उसके जो फादर थे यानी कि हैदर अली थे उन्होंने भी लड़े हैं इनमें से, क्योंकि जब जब वो नहीं था यानी कि 1767 से 69 तक, 80 से 84 तक, तो 80 से 84 तक हम मान सकते हैं, 82 तक उसके फादर ने लड़े, फिर उसके बाद टीपू सुल्तान ने लड़े। तो फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कब से कौन कौन से वॉर्स थे ये। तो ये थे 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक, 1790 से, फ्रेंड्स यहाँ एक जीरो नहीं आएगा, ठीक है, 1790 से 92 तक, और एक 1799 में, ये इसका एक लास्ट वॉर था।
ठीक है, ये सारे के सारे जो वॉर्स थे ये इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही लड़े थे। और फ्रेंड्स जो वॉर्स हुआ करते थे वो एक दिन 2 दिन ऐसे तो होते नहीं थे, ये जो वॉर्स हुआ करते थे ये काफी काफी साल चलते थे, तो इसलिए यहाँ पे इंटरवल्स भी गिवन है। एंड डाइड इन सिरिंगापत्तनम। तो फ्रेंड्स इसका जो रूलिंग एरिया था उसकी जो कैपिटल थी वो थी सिरिंगापत्तनम। ठीक है, यहाँ पे ये मर गया था युद्ध लड़ते हुए। ठीक है, अब फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो काफी सारे जो वॉर्स हैं वो लड़े हैं, तो उन्हीं में से एक वॉर था वॉर विद मराठास। अब मराठास के साथ भी ये युद्ध करते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं इस वॉर की। तो विद द डिफीट ऑफ मराठास इन बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 देयर ड्रीम टू रूल इंडिया शैटर्ड। तो फ्रेंड्स मराठास जो थे उनका क्या था, एक सपना था कि वो पूरे इंडिया के ऊपर राज करें। अब ये राज करने का जो इनका सपना था वो कब शैटर्ड हो गया था, यानी कि चूर चूर हो गया था, ये हो गया था 1761 में। क्यों हो गया था, क्योंकि जो बैटल ऑफ पानीपत था, बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही ज्यादा फेमस लड़ाइयाँ रही हैं, तो उन्हीं में से एक जो बैटल ऑफ पानीपत थी, ये 3 लड़ाइयाँ थी, तो उन्हीं में से एक लड़ाई में मराठास जो थे वो हार गए थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, द पेशवा वाज सेंट टू बिथुर नियर कानपुर विद अ पेंशन। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने सारी की सारी जो वॉर्स थी वो इंक्लूड नहीं किए हैं। आप जब एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ेंगे डीपली तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग जो एरिया से मराठास के अंडर में ये ब्रिटिशर्स से ये हारते जा रहे थे। तो फ्रेंड्स मेरी जो वीडियोस होती हैं ये आपके लिए बस एक गाइड के रूप में, अगर आप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको एकदम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा यूजफुल होंगी। तो फ्रेंड्स आप वो भी साथ साथ पढ़ते जाइएगा। तो जो पेशवा था, पेशवा जो होते हैं ये जो मेन मराठास होते हैं, मराठास के उसमें जो राजा मान लीजिए उस टाइम के, तो उन्हें पेशवा कहा जाता था। तो जो पेशवा थे उसे बिथुर, कानपुर के पास एक जगह है बिथुर, वहां पे भेज दिया जाता है, उसको एक पेंशन भी दे दी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो कंपनी होती है उसने अपने अंडर में ले लिया पूरा मराठा रूल। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या किया इन्होंने, पेशवा से कह दिया कि पेशा जी आपने काफी दिनों तक कर लिया आज, अब आप जाइए, हम संभाल लेंगे यहाँ का। तो फिर ये क्या करते हैं कि पेशवा को बिथुर में भेज देते हैं, कानपुर के पास की एक जगह है, और उसे एक पेंशन दे देते हैं कि आपको तो हम पूरी रोजी रोटी देते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज ऑफ साउथ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये जो मराठास का एरिया था साउथ में, मराठास साउथ में ही रूल किया करते थे, तो वहाँ का जो एरिया था वहाँ पे जो कंपनी थी उसे अपना पूरा कंप्लीट कंट्रोल मिल गया था। फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, द क्लेम ऑफ पैरामाउंट सी। अब फ्रेंड्स ये एक नई आ गई है पॉलिसी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो सुप्रीम है। ठीक है, वो महान है। वो क्या मानते थे कि ये जो पैरामाउंट सी है एक पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग ये है कि ब्रिटिशर्स सुप्रीम है और इंडियन जो स्टेट्स के राजा हैं उनका इंडियन स्टेट्स पे उनसे कम अधिकार है। ठीक है, ये थी पैरामाउंट सी। ठीक है, ये किसने की थी, इंट्रोड्यूस लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, इनिशिएट की थी ये कब, लॉर्ड हेस्टिंग का एक बार देख लेते हैं एक बार फिर से। तो 1813 से लेकर 1823 तक ये रहा था गवर्नर जनरल, और इसने पैरामाउंट सी को इनिशिएट किया था। फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो फ्रेंड्स अभी तक क्या चल रहा है, मतलब 1830 की बात हो रही है, तो रशिया जो है वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता जा रहा है। ठीक है, अब इनको डर लग जाता है कि भाई अगर ये इंडिया में भी एंटर हो गया तो हमारा तो रूल ले जाएगा। तो ये क्या सोचते हैं कि जैसे कि रशिया जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ में ही है, तो वो नॉर्थ से ही आएगा ऑब्वियसली। तो वहां से नॉर्थ से अब ये कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है रशिया। कब आ रहा है, 1830 में। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे डर लग रहा है और ये ऐसा इमेजिन कर रही है कि रशिया यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद एक नई पॉलिसी है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समझते हैं। देखिए आपने सुना होगा झांसी की रानी के बारे में, वो झांसी की रानी थी, मतलब ऑब्वियसली झांसी एक जगह है, वहाँ की ही रानी थी लक्ष्मीबाई। तो उनका जो राज्य था उनसे छीन लिया गया था। अब हमें यूँ समझ रहे हैं कि आखिर वो क्यों छीन लिया गया था, तो वो छीन लिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग। अब आपने ये तो बहुत ही फेमस स्टोरी है कि क्यों छीन लिया गया था, तो उसको एक बार मैं आपको फिर से हल्का सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो झांसी की रानी थी उनका कोई खुद की संतान नहीं थी। ठीक है, और ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी एक पॉलिसी लगा दी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब जिस राजा के कोई संतान नहीं है उसकी खुद की, तो वो राज्य अपने आप ही ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, ये थी इनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब रानी ने तो माना नहीं क्योंकि उसने एक बच्चे को गोद ले लिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो रानी थी उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और फ्रेंड्स इस क्लास में जो बुक्स में और चैप्टर्स हैं लेटर ऑन आप समझेंगे कि किस तरह से जो लक्ष्मीबाई है उनका क्या रोल रहा था। ठीक है, अभी तक आप इतना ही समझ लीजिए।
ठीक है। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और ये लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस कराई थी, इसने डिवाइस की थी ये पॉलिसी। ठीक है। और जो लॉर्ड डलहौजी था वो 1848 से 1856 तक रहा था गवर्नर जनरल। ठीक है। और इस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जगहों को एनेक्स किया गया था? फ्रेंड्स, एक वर्ड है एनेक्स, इसको याद रख लीजिए। एनेक्स का मतलब होता है जब्त करना। ये एनसीईआरटी में बहुत बार यूज किया गया है। ठीक है। तो ये जो पॉलिसी थी, इसके अकॉर्डिंग उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन सबको एनेक्स कर लिया गया था। ठीक है। एनेक्स की फ्रेंड्स देख ली, ये एनेक्स्ड है। अगर आप पीडी हटा देंगे तो ये एनेक्स जो है ये है वही वर्ड। ठीक है। अब देखिए, अब बात आ रही है सेटिंग अप ऑन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अब इन्होंने इतना ज्यादा तो अपना क्या बोलेंगे कि राज्य एस्टेब्लिश कर लिया है, तो अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हें देखना पड़ेगा। तो उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। वेरन हेस्टिंग हेल्प द कंपनी टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरी ओवर मुंबई एंड मद्रास ऑल्सो। अब देखिए, वेरन हेस्टिंग एक वो है, सॉरी, वेरन हेस्टिंग एक गवर्नर जनरल है। उसने क्या किया कि कंपनी को हेल्प की, किस चीज में, कि वो अपनी जो टेरिटरी है, अपना जो राज्य है, उसे मुंबई और मद्रास में भी एस्टेब्लिश कर सके। ठीक है। और अपना जो राज्य है उसे फैला सके। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं। अब इन 1772 सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड वर इंट्रोड्यूस्ड। अब फ्रेंड्स, ये एक मेन चीज है। ये सन है कब का? ये बात हो रही है 1772 की। तो इसमें पहले क्या था कि कोर्ट्स नहीं हुआ करते थे, मतलब हमारे यहाँ तो धार्मिक तरीके से न्याय किया जाता था, राजा के दरबार में ऐसे ही आ जाते थे। तो फिर वहां पे कोई इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जितना अभी है ऐसा कुछ इतना तैयार नहीं हुआ करता था। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमें तो प्रूफ चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए किसी भी सुनवाई के लिए। तो वो अब सुनवाई कहाँ करें? ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने दो कोड बना दिए, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। और ये कब बनवाए थे? 1772 में। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ धार्मिक तरीके से किए जाते हैं, तो ब्रिटिशर्स के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई, भाई हम कोड तो बनवा देंगे लेकिन अब हम यहाँ पे न्याय किस बेसिस पे करें? यानी कि ब्रिटिशर्स को तो प्रूफ चाहिए किसी भी चीज को लेकर, और हमारे यहाँ पे धार्मिक तरीके से किए जाते थे। तो फिर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो पंडित वगैरह हुआ करते थे, तो उनकी हेल्प से एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। ठीक है। जिसके बेसिस पे न्याय किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे द कंपनी आर्मी, अब कंपनी की अपनी आर्मी आ चुकी है। तो कंपनी स्टार्टेड इट्स ओन आर्मी, नेमली सिपोय आर्मी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे सिपोय आर्मी है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई क्या आर्मी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा वर्ड लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सिपोय का मतलब यहाँ पे सिर्फ सिपाही जो वर्ड होता है ना हिंदी में, उससे लिया गया सिपोय आर्मी। ठीक है फ्रेंड्स। तो कंपनी की जो आर्मी थी उसका नाम क्या था? सिपोय आर्मी। सोल्जर्स इन दिस आर्मी वर ट्रेन इन यूरोपियन स्टाइल ड्रिल। अब जो सोल्जर्स थे इस आर्मी में, कि जो ये आर्मी है इसके अंदर जो भी सैनिक हुआ करते थे, इन्हें यूरोपियन स्टाइल से, और उनके जो ड्रिल थी, तरीके थे, मतलब कि जो यूरोप था वहां पे तो बहुत पहले ही बुलेट्स वगैरह इनका इस्तेमाल किया जाता था, और जो बंदूकें थी इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो उन्हें वो भी चीजें चलानी सिखाई जाती थी इस आर्मी में। और यूरोपियन डिसिप्लिन भी, यहाँ पे मैंने लिखा है, डिसिप्लिन में भी उन्हें सिखाया जाता था। अब many question arised among the sepoys due to their difference in caste and community। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे तो कास्ट और कम्युनिटी का क्या कहना, हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी भी रही है। तो इसके बेसिस पे क्या हुआ कि जब ये सिपॉयज को एक साथ एक ही आर्मी में ला दिया गया, तो ऊंची कास्ट भी है, नीची कास्ट भी है, तो इनके बीच में तो भिड़ना जरूरी है। इनका मतलब ऑब्वियस है कि जब ऊंची नीची कास्ट के लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और उन्हें यूं पता चलेगा ऊंची कास्ट वालों को कि हम तो नीची कास्ट के साथ ही खा रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, तो इन्हें भी गुस्सा आएगा ही। ये तो ऑब्वियस है, इनकी मतलब व्यवहार में जो होता है वही है। ठीक है। अब इनके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अराइज हो गए थे इनकी कास्ट और कम्युनिटी को लेकर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।